सिर्फ और सिर्फ अगर मनोज रावत किसी का प्रत्याशी है तो कांग्रेस, पूरी कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है। वो प्रत्याशी मात्र गणेश गोदियाल जी का और हरीश रावत जी का प्रत्याशी है। बाकी कांग्रेस का न कार्यकर्ता उनके साथ है, न कांग्रेस के नेता उनके साथ है। सर, ये इतनी गुड़ जानकारी कैसे मिल रही है आपको? निश्चित रूप से कैसे मिली जानकारी? ये सब तो कांग्रेस के प्रत्याशी कौन हो सकते थे? क्या लग रहा है आपको? क्या सूचना मिली थी अब ये आपको? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे, जिनके लिए वो लगे हुए थे, जिसके लिए उन्होंने केदारनाथ पर यात्रा निकाली थी। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल रहा हूं, आपका स्वागत है। हमारे सामने प्रदेश भाजपा उत्तराखंड के प्रदेश मीडिया प्रभारी मौजूद हैं, नवीन चौहान जी। मनवीर जी, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। सर, मुझे बताइए कि चुनाव की परिदृश्य दिखे रहे हैं। पूरा देश इस समय सनातन की नज़रों से, क्योंकि बद्रीनाथ आप हार चुके हैं, अयोध्या हार चुके हैं, अब सबकी निगाहें केदारनाथ में है, तो कितने उत्साहित आप दिखाई दे रहे हैं? पहली बात मैं कहना चाहूँगा, बद्रीनाथ और अयोध्या की जो बात करते हैं, बद्रीनाथ की जो सीट थी वो हमारे पास नहीं थी। वो सीट कांग्रेस की थी, कांग्रेस की अपनी सीट को इन्होंने अपने पास रखा। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या हम कहीं नहीं हारे, और अयोध्या की जो लोग विधानसभा है जो वहाँ, वो विधानसभा में जीते हैं। लेकिन कांग्रेस को सनातन का अपमान करना, चाहे हम उस कई तरह के मामले हैं, हमेशा उनका एक ही एजेंडा रहता है कि सनातन धर्म का अपमान करना, सनातनियों का अपमान करना। इस लाइन पे वो काम करते हैं। और केदारनाथ के इस उपचुनाव में भी जिस तरह से वो जनता के सामने झूठ बोल करके उनको भ्रमित करने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा की बात करें कि भगवान केदारनाथ जो साक्षात शिव का स्वरूप है और जागृत स्वरूप माना जाता है केदारनाथ को, शिव का, वहाँ उसको भी राजनीति में घसीटने का काम उन्होंने किया है। इसलिए झूठ बोलना उनकी एक शैली या उनके विचार कांग्रेस के हो गए हैं। और केदारनाथ की जनता, पूरी देश की जनता जानती है, लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस की इस विचारधारा को, कांग्रेस के इन विचारों को जनता ने पहचाना है और उसका जवाब उनको दिया है। और इस उपचुनाव में भी केदारनाथ की जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है कि जो सनातन का विरोध करते हों, जो सनातन के खिलाफ बोलते हों, जो भगवान शिव को भी राजनीति में घसीटने की कोशिश करते हों, उनको कभी वो माफ करने वाले नहीं है। नहीं सर, अक्सर भाजपा में आरोप लगता है कि मीडिया को मैनेज करते हैं। चूंकि प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी भी हैं आप, तो मेरा सवाल आपसे है कि आपने भी कभी मीडिया को मैनेज करने की कोशिश की? ईमानदारी से जवाब। इसका जवाब आप अच्छी तरह से दे सकते हैं, आप हमारे मित्र जरूर हैं। लेकिन क्या हमने कभी आपको मैनेज करने की कोशिश की है? तो आपकी स्वतंत्रता पर हमने कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। कांग्रेस के लोग ही हमेशा पत्रकारिता की जो चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है, जिसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह अगर कोई खड़ा करने की कोशिश किसी ने की तो कांग्रेस की पार्टी ने। उनके कांग्रेस ने स्वयं के प्रवक्ताओं को, जब उनके खिलाफ कुछ बातें आती हैं तो जो हमारे नेशनल न्यूज चैनल हैं, उनमें अपने प्रवक्ताओं भेजने से मना कर देते हैं। तो वो उनकी कार्यशैली ऐसी हो सकती है, उनके स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर वो चोट कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा मित्रवत व्यवहार रहती है और अपने कार्यों को मीडिया के सामने रखती है। सर, मेरे स्वतंत्र पत्रकार है, उनको तो मैं नहीं मैनेज कर पा रहे, लेकिन जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी जो सूचना आयोग से विज्ञापन लेते हैं, उनको मैनेज किया, ऐसे आरोप लगते हैं आप लोगों पे। तभी मेरा सवाल था। देखिए, हमारे सभी, क्योंकि कोई भी हो, जो मीडिया से जुड़े बंधु हैं, और पत्रकारिता का जो धर्म है, उस धर्म को हर पत्रकार निभाता है। और जब हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, हमारा राज्य जो उन्होंने विजन रखा है कि 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा हमारा उत्तराखंड, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। हम कई उदाहरण हैं, हम चाहे विकास की दृष्टि से देखें, विकास जो हमारी जीडीपी है उसमें देश में नंबर 1 हमारा राज्य आया है। हम प्रति व्यक्ति आय की हिसाब से देखें, नंबर 1 पे हमारा राज्य आया है। हम रोजगार की दृष्टि से देखें तो रोजगार की दृष्टि से भी हमारा देश में नंबर 1 पे हमारा राज्य है, जिसने रोजगार के संसाधन जुटाए हैं और सरकारी रोजगार देने का भी काम किया। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में की सरकार ने जो अभी 2, 2.5, 3 साल के उनके जो कार्यकाल अभी हुआ, उस कार्यकाल में अब तक की जो, जब से हमारा राज्य स्थापित हुआ है तब से लेकर के 2022 तक की अगर हम बात करेंगे, उतने सरकारी रोजगार सृजित नहीं किए, इतनी सरकारी नौकरियां नहीं दी गई जितनी सरकारी नौकरियां अकेले आदरणीय धामी जी की सरकार में 2 साल में दी गई हैं। मैं रिकॉर्ड के साथ, मतलब पूरे प्रमाणों के साथ उसको बता सकता हूं। ये भी मैं केवल उन नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूं जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से, आयोगों के माध्यम से जो भर्ती की गई, उनके रिकॉर्ड के अनुसार अगर हम पिछले 22 वर्ष की बात करेंगे तो 22 वर्षों में सिर्फ 6,500 के करीब रोजगार दिए गए। और अकेले धामी जी की सरकार में 5,800 से अधिक रोजगार, ये पिछले 3 महीने पहले के रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, अब तो और बढ़ गए हैं वो। तो ये काम हमारी सरकार ने किए हैं। अच्छा सर, इससे पहले भी 2 बार आपकी सरकारें रही हैं बीजेपी की, तब इतने जॉब क्यों नहीं दे पाए आप लोग? अभी आप कह रहे हैं धामी जी इतने सारे दिए, तो वो और आप पे भी लगेंगे ना, तब क्यों नहीं? वो जो पहले भी रोजगार दिए गए वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिए गए हैं।
कांग्रेस ने रोजगार देने का काम नहीं किया। हाँ। रोजगार जो सरकारी नौकरियां भर्तियां होती थी उसको बेचने का जरूर काम किया उन्होंने। जिस प्रकार से धांधलियां की जाती थी। हरीश रावत जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा मैंने ही नौकरियां बांटी हैं और लोकसभा आयोग का गठन भी उन्होंने ही किया यूके पीसीएस का, तो सभी नौकरी तो उन्होंने बांटी, वो दावा करते हैं। जो यूके ट्रिपल एससी का उन्होंने जरूर गठन किया। हाँ। लेकिन यूके ट्रिपल एससी का क्या हासिल हुआ, क्या क्या वहां पर किया गया, ये सब इसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जब जो जिन्होंने धांधलियां की, चाहे वो कोई बड़ा अधिकारी रहा हो चाहे छोटा कर्मचारी रहा हो, सबको जेल डालने का काम भी किया गया। जिस तरह से धांधलियां सामने आई और पैसे लेकर के नौकरियां दी गई, यहाँ तक कि जो ओएमआर सीट होती है उसको जला के समाप्त कर दिया गया, जबकि योग्य लोगों को बाहर कर दिया गया, अयोग्य लोगों को नौकरी दी गई। तो निश्चित रूप से नौकरी बेचने का जो धंधा चल रहा था कांग्रेस के शासनकाल में, उसको जड़ से समाप्त करने का काम धामी जी ने किया। सर मुझे जानना है कि वर्तमान में केदारनाथ की बात करें तो आपको जो कैंडिडेट है मनोज रावत, वो भी सौम्य प्रवृत्ति के माने जाते हैं और बहुत धरातल पे काम कर रहे हैं और बड़ी कई टक्कर दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आप कह रहे हैं कि सौम्य प्रवृत्ति के हैं, लेकिन मैं लोगों ने कहा, मैं तो मिला नहीं कभी। जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके वो सौम्य हैं, कैसे हैं हम भी उनका सम्मान करते हैं। हमारे भी एक मित्र हैं, वो एक पत्रकार रहे हैं, तो मैं भी पत्रकार की हमारी मित्रता रही है। लेकिन मैं जो मुझे इस पूरे क्षेत्र में दिखाई दिया, और क्योंकि मैं भी सरकार में पिछले सरकार में रहा, उस दौरान भी मैंने उनके क्रियाकलाप सब देखे हैं कि उनकी गतिविधियां क्या रहती हैं। और जो सबसे बड़ा आरोप है, जब वो विधायक रहे तब वो सिर्फ और सिर्फ जनता को ये बोलते थे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं विपक्ष का विधायक हूं, मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूं। ये 5 साल तक लोगों को बोलते रहे। लेकिन सरकार के द्वारा प्रत्येक विधायक को एक विधायक निधि दी जाती है। बड़ा अफसोसजनक बात है ये कि विपक्ष का विधायक बोलता है कि मुझे काम करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, सरकार मेरी नहीं है। लेकिन जो 6 करोड़ रुपए उनको विधायक निधि दी गई विकास कार्यों के लिए, केदारनाथ क्षेत्र की विधानसभा के लिए विकास के लिए दिए गए सरकार के द्वारा, वो 6 करोड़ उनके वापस हुए, वो खर्च नहीं किए उन्होंने। ये मैं आपको प्रमाणों के साथ, यह मैं नहीं, आरोप नहीं है मेरा, ये प्रमाणों के साथ आप जिला सीडीओ ऑफिस से इसको ले सकते हैं। 6 करोड़ रुपए वापस मनोज राव जी के द्वारा किए गए, काम नहीं करा पाए। तो इससे अयोग्य व्यक्ति कोई क्या हो सकता है? नहीं, अगर आप सही कर, बहुत बड़ा आरोप है और बहुत बड़ा प्रमाणों के साथ बोल रहा हूं, आप प्रमाणित कर सकते हैं। आलसीपन भी है उनकी विधायक ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से। अच्छा, इस समय कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी नजर आ रही है, क्या दिख रहा है आप लोगों को भी? मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस की जिस प्रकार से प्रत्याशी चयन को लेकर के जिस तरह से गुटबाजी पहले से सामने चल रही थी, जब प्रत्याशी घोषित किया गया कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के मनपसंद का कैंडिडेट उनको नहीं मिल पाया और जिसको प्रत्याशी घोषित करना चाहते थे वो घोषित नहीं हो पाए, उसके बाद से, क्योंकि शुरुआती दौर में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने केदारनाथ विधानसभा में डेरा डाला हुआ था, प्रचार में जुटे हुए थे, और प्रत्याशी घोषित होने के बाद जिस तरह से हमारी जो प्रत्याशी घोषित की गई आशा नौटियाल जी, जिनकी बहुत एक लोकप्रियता है, और हमारी सरकार के द्वारा जो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, वो विकास के मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। जब उन्होंने देखा कि यहाँ का माहौल उनके विपरीत है, तो उनके सभी बड़े नेताओं ने अपना बोरा बिस्तर यहाँ से बांध करके चले गए हैं। और आज सिर्फ और सिर्फ अगर मनोज रावत किसी का प्रत्याशी है तो पूरी कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, वो प्रत्याशी मात्र गणेश गोदयाल जी का और हरीश रावत जी का प्रत्याशी है। बाकी कांग्रेस का न कार्यकर्ता उनके साथ है, न कांग्रेस के नेता उनके साथ है। सर, ये इतनी गूढ़ जानकारी कैसे मिल रही है आपको? निश्चित रूप से कैसे मिली? ये सब माहौल दिख रहा है, माहौल पूरे केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पूरा माहौल जो दिख रहा है, उसमें कांग्रेस प्रत्याशी के पास कोई आदमी चलने के साथ उनके साथ तैयार नहीं, उनका कार्यकर्ता उनके साथ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी कौन हो सकते थे? क्या लग रहा है आपको? क्या सूचना मिली थी? अब ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे, जिनके लिए वो लगे हुए थे, जिसके लिए उन्होंने केदारनाथ पर यात्रा निकाली थी। अच्छा, आखिरी सवाल सर आपसे। इस समय केदारनाथ में आपने कहा कि आप लोग स्वामी दिखा दे रहे हैं, कितने वोटों से जीत का अंतर पा रहे हैं और कितने वोट बीजेपी को मिलने वाले हैं? लगभग भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि जितने बूथ केदारनाथ इस चुनाव में विधानसभा में हैं, प्रत्येक बूथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और अब तक की केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की ये होने वाली है। तो सुन रहे थे आप रणवीर चौधरी को, जो क्या गजब बोले, शानदार बोले हैं, और एक खुलासा भी उन्होंने कर दिया कि इस बार मनोज रावत जी जो है प्रत्याशी हैं गणेश गोदयाल और हरीश रावत के। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप देख रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे थे रवि के बिंदास बोल। जय केदारनाथ।